शुक्रवार नवंबर 30। अरविंद सुब्रमण्यन, जो अक्टूबर 2014 से इस साल के जून तक मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, उन्होंने नोटबंदी करने के फैसले पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। सुब्रमण्यन ने कहा कि नोटबंदी एक बहुत ही बड़ा और करारा आर्थिक झटका था, जिसने अर्थव्यवस्था को तेजी से गिरा दिया और नोटबंदी के बाद की 7 तिमाहियों में 6.8% की विकास दर दर्ज हुई, जबकि नोटबंदी से पहले 8% की विकास दर दर्ज हुआ करती थी। उनकी आगामी किताब द चैलेंजेस ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी में सुब्रमण्यन ने कहा कि अनौपचारिक क्षेत्र को नोटबंदी के कारण बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, जिन्होंने जून में अपने पद से इस्तीफा दिया, उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि नोटबंदी का कदम उठाने से पहले उनसे सलाह मशवरा किया गया था या नहीं। इस पर विचार करते हुए कि कैसे भाजपा ने नोटबंदी के कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीते, सुब्रमण्यन लिखते हैं, नोटबंदी का ये प्रयोग एक व्यापक और दुनिया भर में चल रहा रोचक चलन व्हाट्स द मैटर विद कांसिस जैसा ही है, जो अमेरिकी इतिहासकार टॉमस फ्रैंक द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक है। ये किताब एक विरोधाभास, जिसमें लोग अपने ही आर्थिक स्वाहित के खिलाफ जाकर मतदान करते हैं, उस बात की चर्चा करती है। मिसाल के तौर पर, क्यों अमेरिका के गरीब तबके से आने वाले श्वेत पुरुष रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप को वोट करते हैं, जबकि पॉलिसी एजेंडा में या तो उनके लिए कोई लाभ नहीं है, जैसे कि अमीरों के लिए टैक्स पर छूट, और या तो उनके लिए हानिकारक है, मसलन ओबामा केयर और वेलफेयर बेनिफिट्स का दरकिनार करना। यही बात उत्तर प्रदेश में हुई भाजपा की जीत पर भी लागू की जा सकती है। उनका कहना है कि एक जवाब ये भी था कि गरीब खुद की परेशानियों को दरकिनार कर ये सोचते हैं कि अमीर लोग और उनका गलत तरीकों से हथियाया गया धन भी भारी कठिनाइयों को झेल रहा होगा। ऐसा सोच के कि भले ही मैंने केवल एक बकरी खोई, मगर उनकी 2 गायों को नुकसान हुआ होगा। इस हिसाब से जो परेशानियां गरीबों ने झेली, वे कोलैटरल डैमेज हैं, जो एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जरूरी थी। सुब्रमण्यन का कहना है कि ये पूरी तरह से विश्वासप्रद नहीं है। आखिरकार कोलैटरल डैमेज असल में टाला जा सकता था। अभिजात वर्ग विरोधी पॉपुलिज्म, जिसे द इकोनॉमिस्ट अमीर विरोधी भावना कहता है, किसी और तरीके से दंडात्मक रूप ले सकते थे, जैसे टैक्सेशन, अप्रोप्रिएशन, छापेमारी, जो केवल भ्रष्ट अमीरों को टारगेट बनाते। क्यों सीधे साधे लोगों को इन सब झमेलों में घसीटकर और त्रस्त किया जाए? उनका कहना है, जैसा मैंने 2016-2017 के इकोनॉमिक सर्वे में लिखा था, यदि सब्सिडी गरीबों को संसाधन प्रदान करने का अत्यंत अप्रभावी तरीका है, तो नोटबंदी भी अमीरों से संसाधन वापस लेने का अत्यंत अप्रभावी तरीका प्रतीत हुआ। एनआरआई पतियों द्वारा बीवियों को छोड़ देने के खिलाफ एक प्रस्तावित कानून संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि केंद्र ने एक संस्थागत प्रणाली स्थापित कर दी है, जिससे कि इस तरह के मामलों को होने से रोका जा सके, और ऐसे 25 लोगों के पासपोर्ट भी रद्द कर दिए गए हैं, जिन्होंने कथित तौर पर अपनी पत्नियों को छोड़ दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग और पंजाब राज्य आयोग द्वारा आयोजित सेमिनार में दिए गए नोट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हुई है जहां भारतीय महिलाओं को शादी के बाद छोड़ दिया गया हो या एनआरआई आदमियों ने शादी के नाम पर धोखाधड़ी करी हो। इस तरह की शादियों में ऐसे मामले सामने आते हैं जहां विदेश में महिलाएं घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का शिकार बनती हैं। औरतों को शादी करके भारत में ही छोड़ दिया जाता है। अब विदेश में बगैर किसी आर्थिक, सामाजिक और कानूनी सहारे के छोड़ दिया जाता है और महिलाओं को धोखाधड़ी से द्विविवाह में रहने को मजबूर किया जाता है। कई मामलों में पति विदेशी अदालतों से एक पक्षीय तलाक का हुक्मनामा प्राप्त कर लेते हैं, अपनी पत्नी को अदालत में बचाव करने का मौका दिए बिना। ऐसे मामलों में महिलाओं के लिए कोई भी राहत नहीं है, बल्कि गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो इन सब कारणों से होती है, जैसे विशेष क्षेत्राधिकार के कारण अदालती अड़चने, विदेशी भाषा या विदेशी कानून के बारे में जानकारी न होना, और विदेश में छोड़ी हुई या दुर्व्यवहार की शिकार भारतीय महिला के लिए किसी भी प्रकार की मदद न मिलना।
धोखाधड़ी से की गई शादियों के सबसे ज्यादा मामले पंजाब में दर्ज किए गए हैं। 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से उस याचिका का जवाब देने के लिए कहा था जिसमें उन एनआरआई पुरुषों की अनिवार्य गिरफ्तारी की मांग करी गई जिन पर अपनी पत्नियों को छोड़ने और दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। महिलाओं के एक समूह ने शीर्ष अदालत से इस पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था और देश के बाहर ऐसे मामलों से लड़ने वाली महिलाओं के लिए वहां के वाणिज्य दूत से मदद और कानूनी सहायता की मांग करी थी। ऐसे कदम जो सरकार उठाने की सोच रही है उनमें पारिवारिक संपत्ति जब्त करने की अनुमति देने वाले कानूनी संशोधन भी शामिल हैं। अनुत्तरित समन को एमईए की वेबसाइट पर डालने की बात कही गई है जिसे आरोपी के पासपोर्ट रद्द करने की औपचारिकता की तरह देखा जाएगा। समन का उत्तर नहीं देने पर एनआरआई पति को भगोड़ा घोषित करने की बात भी कही गई है। हालांकि कथित तौर पर महिला बाल विकास मंत्रालय और कानून मंत्रालय के बीच इन उपायों को लागू करने पर मतभेद हैं। अगले महीने पेश किए जाने वाले इस बिल की बारीकियों के बारे में अभी ज्यादा कुछ ज्ञात नहीं है। Your computer has been infected with a virus. Call our toll-free number for help. यानी कि आपके कंप्यूटर में वायरस है, कृपया हमारे टोल फ्री नंबर पर सहायता के लिए कॉल करें। यकीन है कि आपने अपने कंप्यूटर पर कई बार ऐसे पॉपअप बंद करे होंगे, लेकिन 5 में से 1 इंसान वास्तव में इन फर्जी तकनीकी सहायता केंद्रों को कॉल करता है और उनमें से 6% लोग ऑपरेटर को अंततः ऐसी समस्या को ठीक करने के लिए भुगतान करते हैं जो कंप्यूटर में कभी थी ही नहीं। एक माइक्रोसॉफ्ट कंज्यूमर सर्वे ने ये खुलासा किया। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वे ने पाया कि अमेरिकी इस ठगी के मुख्य टारगेट होते हैं और भारत और चीन में संभवतः सबसे ज्यादा फर्जी कॉल सेंटर्स हैं 16 देशों में से जहां ये सर्वे किया गया है। एक फायदेमंद व्यापार, एक ऐसा पॉपअप अभियान जो 142 वेब डोमेन में फैला हुआ है और 2 महीने में $10 मिलियन की कमाई करता है। ये खुलासा पिछले साल अमेरिका की स्टोन ब्रुक यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक अध्ययन में सामने आया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ये भारत का $28 बिलियन आउटसोर्सिंग उद्योग है जिसमें लगभग 1.2 मिलियन लोग कार्यरत हैं। पिछले साल हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट ने बताया कि गुड़गांव से शुरू हुए ये स्कैम किस तरीके से काम करते हैं। झांसी की शुरुआत एक पॉपअप संदेश से होती है जो संभावित शिकार को एक ऐसे वायरस के बारे में चेतावनी देता है जो उसके कंप्यूटर में है ही नहीं। उपाय के रूप में एक टोल फ्री नंबर भी पॉपअप में होता है। अंग्रेजी बोलने वाला तकनीकी विशेषज्ञ उठाता है जो उस व्यक्ति का डेस्कटॉप रिमोट एक्सेस मांगता है। आसानी से बातों में आ जाने वाले लोगों को फिर टेम्पररी फाइलें दिखाई जाती हैं और फर्जी सुरक्षा खतरे बताए जाते हैं। एक नकली सॉफ्टवेयर चलाया जाता है और फिर उस व्यक्ति को डराया जाता है कि यदि आप कंपनी के सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे तो आपका कंप्यूटर बेकार हो जाएगा। फिर व्यक्ति को एक अमेरिकी पेमेंट गेटवे पर ले जाया जाता है जहां उससे एक अमेरिकी बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने को कहा जाता है। ये पैसा बाद में वापस भारत भेजा जाता है। हालांकि इस तरह के घोटालों पर शिकंजा लगातार कसा जाता है, मगर ऐसे फर्जी सहायता केंद्र बंद करना बहुत मुश्किल होता है। 5 से 6 लाख लोग जो यहाँ पे रोज़ अप डाउन करते हैं उनको मैं टाइम का सेटअप वगैरह लगा के देता हूँ। मैं दुनिया को टाइम पे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये बड़े फ़ख्र की बात है मेरे लिए। मेरा नाम भारत महेंद्र सिंह है, उम्र है 44 ईयर्स। रेलवे ज्वाइनिंग करके मेरे को 15 to 16 ईयर्स कंपलसरी हो गए। 2 घड़ियाँ जो मैकेनिकल क्लॉक्स हैं, टावर और मिनी टावर, स्पेशली ये ज़्यादा तवज्जो रखती हैं बिकॉज ऑफ यहीं से लोग बाग ये टाइम वगैरह सेटअप लेके जाते हैं, तो यहाँ का टाइमिंग वगैरह मैं सेट करता हूँ और इसकी जो मेंटेनेंस वगैरह है वो मैं करता हूँ। हफ्ते में 2 बार इसको मेरे को चाबी देनी पड़ती है। इसके अलावा इसके अंदर ऑयलिंग वगैरह है, जंग वगैरह है, उसको ओवर ऑयलिंग करता हूँ। उसके एक एक पार्ट्स हैं, उनमें ऑयलिंग वगैरह करके फिर उसको मैं 2 बार हफ्ते में वाइंडिंग करता हूँ, मंगलवार और शुक्रवार। घड़ी का वेट जो 170 kg है, प्लस जो उसका पेंडुलम है वो 25 किलो का है, तो इट इज़ ऑल क्रिएट बैलेंस।
आज की जो भागती दौड़ती दुनिया है उसके हिसाब से देखने को जाएंगे तो घड़ियों का महत्व तो बढ़ ही जाता है आजकल। ये घड़ियाँ कम से कम 150 साल पुरानी घड़ी है। हमारे सेंट्रल रेलवे की शान है ये घड़ी, इसके लिए हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ये घड़ी के ऊपर।